हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2024 क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। इसके हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझेंगे, साथ में किस तरह से पैटर्न होगा 2024 में सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं। इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, ABCDE। ओके, 80 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 18 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी टोटल 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन प्रोवाइडेड 2 मार्क्स। सेक्शन सी 18 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, 5 मार्क्स का ईच होगा। और सेक्शन ई 12 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स ईच। ओके, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, जिसमें 18 MCQs और 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको, AIJ मैट्रिक्स दिया हुआ है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 such that AIJ equal to 1 when I is not equal to J, 0 when I equal to J। ओके, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा, देखिए 2x2 का ऑर्डर है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे हम ए ले लें, ए मैट्रिक्स, वो इस तरह से बनेगा A11 A11 A12 A21 A22, इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। A11 का मीनिंग है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मीनिंग है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मीनिंग है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A22 का एलिमेंट है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो देखो अब यहाँ पर AIJ हम A11 निकाल लें। A11 देखो A11 किससे निकलेगा, यहाँ पर I इक्वल टू J है। जब I इक्वल टू J होता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम A12 निकालें। अब यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J है, तो एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम A21 निकालें, तो इसमें भी I इज नॉट इक्वल टू J है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। फिर हम A22 निकालें, I इक्वल टू J है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो मैट्रिक्स होगा आपका वो हो जाएगा आपका 0 1 फिर 1 फिर 0, ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब हमें क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, उसने आपसे ए स्क्वायर पूछा है, तो हमें इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए को 2 बार लिखेंगे हम और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक ए लिख लिया, दूसरा ए लिख रहे हैं। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपस में इंटू करेंगे, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। अब हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का पहले कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1, ठीक है।
ए स्क्वायर आ गया। अब हम देखेंगे किस में आ रहा है, तो 1 0 0 1 डी में आ रहा है, तो डी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। किस तरह से लिखेंगे उसे, आप आंसर में लिखेंगे फर्स्ट का डी, इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट का डी, ये आप आंसर में लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड, इस तरह से। नाउ सेकंड, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनवर्टिबल मैट्रिक्स से मतलब है जिसके इन्वर्स को हम क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। जिसके इन्वर्स को हम फाइंड आउट कर सकें, दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखो पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इज करेक्ट है। इसमें ये पूछा गया है कि विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये करेक्ट है। बी ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होता है। तो ये भी सही है, ये प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की। ठीक है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बी भी करेक्ट है आपका। अब हम सी पे आते हैं, तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी इनकरेक्ट है, ये नहीं होता है, ए प्लस बी का इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो अवर आंसर क्या होगा, डी इज अवर फाइनल आंसर। डी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज 9 स्क्वायर यूनिट, देन वैल्यू ऑफ के। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। क्या हो जाएगा, ये देखो ये फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 टोटल का मॉडुलस, ये होता है डिटर्मिनेंट का एरिया। यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है। यहाँ पर ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होगा, और सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3 होगा। तो डिटर्मिनेंट ए होता है उसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस डिटर्मिनेंट से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको देखिएगा x1 -3 दिया हुआ है, y1 0 दिया हुआ है, x2 3 दिया हुआ है, y2 0 दिया हुआ है, x3 0 दिया हुआ है, y3 के दिया हुआ है। तो देखो दिस इज 1/2 -3 3 0 0 0 के 1 1 1, ये हो गया। इक्वल टू 9 यूनिट दिया हुआ है, तो ये +-9 ले लेंगे हम। +-9 क्यों लेंगे, जब हम मॉडुलस हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। ये सपोज करो मॉडुलस x = 3 है, तो जब ये मॉडुलस हटेगा तो x = क्या होगा, +-3 हो जाता है। ठीक है, फार्मूले में मॉडुलस लगा होता है, तो ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो 1/2 1/2। अब इसको हम देखो किससे एक्सपेंड करें, इसमें सेकंड कॉलम में हमें 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे सेकंड कॉलम से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देखो 0 लगा हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ख़त्म काम। ये प्लस फिर 0, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब ये माइनस के, इसको बंद करेंगे हम और इसको बंद करेंगे, तो हमें -3 3 और 1 1 दिखाई दे रहा है। तो ये -3 3 और 1 1,
ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-9 हो जाएगा। अभी 2 हम इधर पहुंचा दें, दिस इज -k -3 इक्वल टू +-18, 6k इक्वल टू +-18, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3 के अवर आंसर इज +-3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो अवर आंसर इज k इक्वल टू +-3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fx kx upon modulus x if x is lesser than 0 if and 3 if x is greater or equal to। टुकड़ों में टूटा हुआ फंक्शन है, पीस बाई फंक्शन है, 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। जब x की वैल्यू लेसर देन 0 मीन x की वैल्यू जब नेगेटिव हो तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, कि x अपॉन मॉडुलस x। जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो फंक्शन 3 पर डिफाइन है। इच कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ k। फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसे हम करते हैं, ये अपना फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, kx अपॉन मॉडुलस x इफ x इज लेसर देन 0, 3 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। अब हमें उसने बोला है कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू निकालिएगा। देखो x इज लेसर देन 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, x इज ग्रेटर देन 0 से राइट हैंड लिमिट निकलेगी, इक्वल से फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। फंक्शन की वैल्यू f0 कितना होगा, f0 यहाँ पर 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी लगा हुआ है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो देखो जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो वह फंक्शन कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, वो फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तीनों आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू लेते हैं लिमिट माइनस एच। क्या लेते हैं, लिमिट माइनस एच। तो x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 है -h। अब x टेन टू 0 तो h टेन टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 के, दिस इज 0 -h अपॉन 0 -h का मॉड्यूलर, दिस इज -kh अपॉन h इक्वल टू क्या आ गया, -k आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -k है, फंक्शन की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 निकलेगी, तो k की -k इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। इससे क्या पता चलता है, k इक्वल टू -3। ओके, कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल हो। तो अवर आंसर इज -3, तो ए आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अपना आंसर ए हो जाएगा -3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, द लाइन्स i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट के अंदर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। दूसरी लाइन है r इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18k कैप। कोइंसिडेंट लाइन है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है। तो देखो भाई ये आई जे माइनस के से पास हो रही है, 2i माइनस जे माइनस के से पास हो। इन लाइन का डायरेक्शन रेशो देखें तो 2i प्लस 3j माइनस 6k, यदि हम इसको 2 से इंटू कर दें तो ये आ जाएगा 6i कैप प्लस jk कैप माइनस 18k कैप। तो लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लाइन्स पैरेलल होंगी। देखो इसको हम b1 ले लें, b1 क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ये b2 क्या है, 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस
18 के ओके। अब देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें आई का कोफिशिएंट, इसमें आई का कोफिशिएंट 1/3 आएगा, इसमें जे का कोफिशिएंट अपॉन जे का कोफिशिएंट इसमें भी 1/3 आएगा, इसमें के का कोफिशिएंट अपॉन इस वाले में के का कोफिशिएंट 1/3 आएगा। तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, देखने से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर देखो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टोटल पर 3/2 की पावर है। तो रेडिकल्स को हमें हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पर हमें 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर 3 मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा d²/dx² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने डिग्री पूछी, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? ये है d²/dx²। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का है, तो उस पर कितने की डिग्री पावर चढ़ी हो? 2 की। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द corners point of the bounded feasible region determined by a system of linear constants are 0, 3, 1, 1 and 3, 0. Let z = px plus qy where p, q greater than 0. The condition on p and q so that the minimum z occur at 3, 0 and 1, 1. तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले फार्मूले में z = px + q, इस वाले इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। ओके, तो रखते हैं, देखो तो देखते हैं। तो z = क्या हो जाएगा? p × 3 बाय है आपका, क्या है? बाय। ओके, q × 0 तो कितना आ जाएगा? 3p आ जाएगा। अब इसमें 1, 1 रखेंगे तो z = p × 1 + q × 1, दिस इज p + q। अब इन दोनों पर z कैसा है? मिनिमम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 3p = p + q, तो 2p = q। अब ऑप्शन देखते हैं हम, 2p = क्या आ गया? q आ गया। तो p = हो जाएगा आपका q/2, दिस इज q/2 हो जाएगा। तो पर आंसर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा इसका। ओके, देखो 3, 0 पर इसकी वैल्यू कैसी है? मिनिमम है, तो हमने यहाँ पर 3, 0 रखा, 3p आया। 1, 1 पर भी मिनिमम है, वही सेम वैल्यू आ रही है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट ABCD इज अ रोम्बस whose diagonal intersect E, then EA + EB + EC + ED is equal to, सपोज करो ये रोम्बस है ABCD, ये उसका डायगोनल AC और BD कहाँ पर? E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो वैल्यू चाहिए है वो चाहिए है EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। अब देखो EA वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा? EC होगा। ये दोनों AE और EC कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ED और EB का मॉडुलस जो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो भी इक्वल होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर EA = -EC, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसा? अपोजिट है। EA का डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा है। सिमिलरली EB = -ED, EB = -ED, तो EA की जगह हम -EC रखेंगे। देखो इस वैल्यू में रखते हैं, तो EA की जगह -EC रखा और EB की जगह -ED रखा प्लस EC प्लस ED। ये कैंसिल, कितना आ गया? 0 वेक्टर आ गया। कितना आ गया?
जीरो वेक्टर उसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 9, फॉर एनी इंटीजर n वैल्यू ऑफ 0 से पाई ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n + 1x dx। इसको हम आई सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें, आई। अब इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें, 0 से a f(x) dx = 0 से a f(a - x) dx। इस वाली प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो i = हो जाएगा 0 से पाई ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स की जगह आएगा पाई - x कॉस क्यूब 2n + 1 x की जगह क्या आएगा, पाई - x dx। ठीक है, क्लियर। अब देखो i = होगा 0 से पाई ई रेज टू पावर साइन पाई - x साइन x होता है तो साइन स्क्वायर x ही रहेगा। अब यहाँ पर जो ऑड है 2n + 1 कैसा है, ऑड है, तो ये हो जाएगा आपका -cos क्यूब 2n + 1x का होल क्यूब dx। अब यहाँ पर पावर ऑड है, यहाँ माइनस आया है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो i = क्या होगा, -i होगा। i = -i डेट इज 2i = 0, तो i = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे हम तो ये cos क्यूब 2n + 1x जब माइनस आगे आ जाएगा तो -i हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे i सपोज किया है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बी इज द आंसर, बी क्या है, इसका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो इसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हैं। यहाँ पर 2x - 1 है, यहाँ पर 1 - 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर 2√x है, यहाँ पर -2√x है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 11 द feasible region corresponding to linear constants of linear programming problem is given below। देखो एक दिया हुआ है x - y = 1 दिया हुआ है, दूसरा x + y = 2, तीसरा x + 2y = 10 दिया। हम इसको लेते हैं, देखो ये ऑप्शन को x + y, ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, x + y > 2। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, x + y। अब हम इसमें देखो 0 0 इसके आउट में लाई कर रहा है, चेक करते हैं। 0 + 0, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा है, ओरिजिन को लिया है हमने। इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है, तो ये वाला एरिया होगा, ये सही है। अब हम इसको लेते हैं b, x + 2y > 10। इसमें हम x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 + 0 > 10, 0 < 10 सही है, तो इधर वाला एरिया होगा, ये ओरिजिन इस तरफ सम्मिलित है। ओके, तो ये भी सही होगा। हम सी को लेते हैं। अब किसको लेते हैं, सी। x - y इज ग्रेटर देन 1, सो 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से बड़ा है, 0 1 से छोटा है, इसका जो एरिया आएगा वो इधर वाला आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये उसका। ओके, विच ऑफ द फॉल नॉट, ये नहीं है, x - y इज ग्रेटर = 1 नहीं है, x - y इज < 1 होगा, तो जो एरिया है वो इधर वाला एरिया होगा, ओरिजिन तरफ वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
इफ a इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप, b इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b इज, हमें कंपोनेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो देखो a अलोंग b निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b क्या होगा, देखो a डॉट b अपॉन मॉडुलस b और इनटू वेक्टर b अपॉन मॉडुलस b, ये फार्मूला होता है। ये प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल से मल्टीप्लाई कर दिया b के डायरेक्शन में। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम a डॉट b को फाइंड आउट करते हैं। देखो a डॉट b, यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, इसमें कितना है i का कोफिशिएंट 0 है, इसमें j का कोफिशिएंट 6 है, इसमें 3 है, इसमें k का कोफिशिएंट 4 है, इसमें k का कोफिशिएंट 0 है। तो 0 प्लस 18 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो a डॉट b अपना 18 आ गया। अब हम मॉडुलस b की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम मॉडुलस b को फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडुलस b रूट i का कोफिशिएंट 0 है, j का कोफिशिएंट 3 है, k का कोफिशिएंट 4 है, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, अब हम इस फार्मूले में रखते हैं, किसमें, इस वाले फार्मूले में। तो अपना जो आंसर होगा a डॉट बी की जगह हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, मॉडुलस b की जगह 5 रखेंगे, यहाँ वेक्टर b रखेंगे 3j कैप प्लस 4k कैप j है अपॉन 5। तो जो 18 अपॉन 25 3j प्लस 4k, तो b होगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, अवर आंसर इज b। ओके, b इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ओके, understood? Okay, now 13. Okay, now next 13. Given that A is a square matrix of order 3, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के उसका ऑर्डर 3 है और उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वह -2 है। देन एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमें एडजॉइंट 2a के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम इस 2 फार्मूलों का यूज होगा। पहला फार्मूला तो ए है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। दूसरा फार्मूला ये है कि के यदि कोई स्केलर है के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के रेज टू पावर n ए। यहाँ पर n क्या है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इन 2 फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा। अब देखिएगा, एडजॉइंट 2a क्या हो जाएगा, 2a का डिटर्मिनेंट n क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 - 1 बराबर 2a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब देखो 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट a। अब टोटल यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर का पावर आएगा, क्या आएगा, होल स्क्वायर का पावर आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देखो 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट ए होगा बाय दिस फार्मूला। ओके, सो दिस इज 2 रेज टू क्यूब का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। दिस इज 2 रेज टू पावर 6 माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 2 रेज टू पावर 6 2 स्क्वायर। सो 2 रेज टू पावर 8 इज अवर फाइनल आंसर। 2 रेज टू पावर 8 क्या होगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज अवर आंसर इज डी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 2 फार्मूलों का यूज किया गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, के ए का डिटर्मिनेंट, के यहाँ पर कोई स्केलर है तो के रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, इस फार्मूले का यूज किया गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स is given to 3 students whose chances of solving are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If the events of their solving the problem are independent, then the probability that problem will be solved.
प्रॉब्लम किसी भी तरह से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम सपोज करें कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ये दिया हुआ है। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दिस इज 1/4। अब ना करने की प्रोबेबिलिटी, सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। बी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, दिस इज 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। ओके, सी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका मीनिंग है, देखो पी प्रॉब्लम विल सॉल्व, प्रॉब्लम विल सॉल्व मीन्स पी एटलीस्ट 1 सॉल्व, कम से कम कोई एक सॉल्व कर दे, पी एटलीस्ट 1 सॉल्व, कोई एक सॉल्व कर दे कम से कम। ओके, तो क्या हो जाएगा, पी 1 माइनस पी नन, एक भी सॉल्व ना कर पाए, तो 1 माइनस 1/2 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर इज 3/4। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 3/4 होगा। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मीनिंग होगा, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय एटलीस्ट 1, कोई एटलीस्ट एक सॉल्व, कम से कम कोई एक तो सॉल्व कर दे उस प्रॉब्लम को। तो 1 माइनस पी नन, पी ए बार इंटू 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। सो दिस इज 3/4। सो अवर आंसर इज डी, दिस इज अवर आंसर 3/4। ओके, अंडरस्टूड, 3/4 is our answer. Now next 15. The general solution of the differential equation y dx minus x dy equal to 0 given x comma y greater than 0 is of the form, is of the form। हमें तो कोई बताना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो, दिस इज y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो y dx इक्वल टू एक्स डी वाई, तो 1/x dx इक्वल टू 1/y dy। दिस इज log x इक्वल टू log y प्लस c। ओके, तो log x माइनस log y इक्वल टू c, दिस इज log x अपॉन y इक्वल टू c, तो x अपॉन y इक्वल टू ई रेज टू पावर c हो जाएगा। ओके, क्लियर, यहाँ आते हैं हम। तो दिस इज x अपॉन y इक्वल टू c1 या x इक्वल टू वाई c1। अब हम आंसर को सेटिस्फाई कर देखते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो एक तो ये हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/c1x, अब 1/c1 को हम y इक्वल टू c2x भी लिख सकते हैं। तो एक ये भी आंसर हो सकता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x या फिर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y। देखते हैं हम इसके आंसर को। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सी में y इक्वल टू सी एक्स, दिस वन, ठीक है। सो y इक्वल टू सी एक्स इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। देखो, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसमें i का कोफिशिएंट 2 है, इसमें i का कोफिशिएंट 3 है, प्लस इसमें j का कोफिशिएंट -1, इसमें j का कोफिशिएंट लैम्डा, इसमें k का कोफिशिएंट 2, इसमें k का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। नाउ नेक्स्ट 17, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस मॉडुलस एक्स इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पर वह डिफरेंशिएबल होगा, ये पता करना है हमें, किस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है दिस इज एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, इस हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, सिर्फ जीरो को छोड़ के, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो नहीं आ सकता है। तो आर माइनस जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, आर माइनस जीरो पर डिफरेंशिएबल है। तो आर माइनस जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 18, इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतने इतने देन। अब देखो ये लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से 18 क्वेश्चन है ये। लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 1/c, 1/c, एल की वैल्यू 1/c दी हुई है, एम की वैल्यू 1/c दी हुई है, एन की वैल्यू 1/c दी हुई है। अब डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1, 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर इक्वल टू 3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3, c इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन चॉइस। ए के लिए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम ए में टिक लगाएंगे, ए और आर दोनों सही हों और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तब ए में टिक लगाएंगे। बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी में क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखो पहला इसको देखते हैं हम, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट d/dx एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन है 6 डिग्री का है तो इसके डिफ्रेंसिएशन 5 डिग्री का होगा, जो कि सही है। एफ एक्स हैज आ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। इसको हम चेक करते हैं कि उसका मिनिमम कहाँ है, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो देखिएगा एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये सही है। ओके, अब देखो रीजन देखिएगा इसका, d/dx एफ एक्स इज लेसर देन 0 फॉर ऑल a माइनस एच ए। ओके, नेगेटिव आ रहा, 1 से कोई छोटी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, जो कि इसके अनुसार आ रही है। 1 से बड़ी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रही है, तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। एच इज ओके, हैंस इसमें क्या ए सही होगा, इसका क्या होगा, इसका आंसर ए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। द रिलेशन एफ 1 2 3 4 से एक्स बाय जेड भी डिफाइंड, एफ इज 1, 1x 2/3z। अब इसमें देखो 4 नहीं है तो फंक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट फंक्शन, तो असर्शन रॉन्ग हो गया, ये कैसा हो गया, गलत हो गया। रीजन देखिएगा, एफ 1 2 3 x/z 1, x 2, y 3, ये 1 फंक्शन है तो सही है। तो इसका ए फॉल्स है और बी सही है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।